जय हिंद। आज भाषा विज्ञान यानी हिंदी भाषा का मानकीकरण, जिसमें भाषा का स्वरूप, बोली और हमारी लिपि के उद्भव और स्वतंत्रता से पहले लिपि को या लिपि का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज हम पूर्णतः जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानक भाषा के विकास में बोली, बोली से भाषा और भाषा से मानक भाषा, यानी किसी भाषा का बोलचाल का स्तर ऊपर उठना, ये उसका मानकीकरण कहलाता है। प्रथम सोपान उसका बोली कह सकते हैं, द्वितीय सोपान भाषा और तृतीय सोपान मानक भाषा। तो इसमें छोटा बता देता हूँ मैं, देखो, क्योंकि मुझे इसका एक चैप्टर और लेकर आना है कि कौन से प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है। वो इसके लास्ट मतलब इससे बाद वाली वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें बोली के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। बोली यानी पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप से एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल। भाषा कुछ विशेष यानी कोई सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक इन कारणों से जो क्षेत्र का विस्तार कर लेती है वो भाषा कहलाती है। तीसरा मानक भाषा, ये वह स्तर है जब भाषा का प्रयोग अत्यधिक बड़ा हो जाता है। तो इनके बारे में मैं आगे पूरा डीपली बताऊंगा और कौन सी भाषा का कौन सा क्षेत्र है, जैसे छत्तीसगढ़ी वगैरह, ये बोली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी करा दूंगा। इसमें हम पढ़ेंगे अपनी भाषा का स्वरूप। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। सबसे पहले कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो सबसे पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था, ठीक। इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय थी, उनके द्वारा 10 से 14 जनवरी 1975 के बीच ये हुआ। उस समय 30 देश में प्रतिभाग ले रहे थे और प्रतिनिधियों की संख्या 122 के आसपास थी। फिर उसके बाद दूसरा सम्मेलन मॉरिशस में हुआ, तीसरा फिर नई दिल्ली भारत में हुआ। तो हमें पहला और लास्ट वाला ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में या तो पहला पूछेगा या फिर लास्ट वाला पूछेगा। तो लास्ट वाले की बात करें तो 11वां सम्मेलन 2018 में हुआ था। कब? 18 से 20 अगस्त 2018। यह कहाँ हुआ था, ये भी बहुत मेन है। तो 2018 में ये हुआ था पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में, ठीक। अब यहाँ पूछ लेगा आपसे कि कभी कभी एक पहला पूछ ले, तो 2015 यानी जो इससे पहला है 10वां सम्मेलन, वो हुआ था भोपाल में, ठीक है। उस समय 57 देशों ने भाग लिया था और उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 11वां सम्मेलन और 12वां सम्मेलन होगा 2021 यानी इस साल न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1949 से स्टार्ट यानी स्वीकृत। और विश्व हिंदी दिवस भी है, तो वो भी आपको ध्यान देना है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ से हिंदी भाषा का जो मानकीकरण हुआ उसमें किस किस का योगदान रहा। सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने क्या किया कि नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। जो कैक है, गै, जैफ है, इनके पहले जो नुक्ता लगता है, पॉइंट होता है, बिंद, तो वो नुक्ता इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद नेक्स्ट कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा। अब वो यहाँ से देखो एक चीज़ बन जाती है कॉमन सी कि द्विवेदी जी की प्रेरणा उनको मिली। अब द्विवेदी जी का यानी पहले देख लेते हैं द्विवेदी युग 1900 से 1920 का समय था। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी, आपको याद होगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या किया था कि खड़ी बोली का एक मानकीकरण किया था, ठीक है, यानी एक तरह से सक्रिय रूप दिया था उसको। उसके बाद इसके उपरांत बात करते हैं छायावाद युग 1918 से 36 के बीच का समय। फिर उसके उपरांत छायावादोत्तर 1936 के बाद। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद दो ऐसी संस्था थी, एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय और दूसरी भारतीय हिंदी परिषद। इन दोनों संस्थाओं ने देवनागरी लिपि के बारे में उसके विकास के लिए प्रयत्न किया।
उसमें एक थे धीरेन्द्र वर्मा, उस समय 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता और हरदेव बाहरी वर्ण विन्यास की समस्या, इनके अलावा और भी 2 थे। कुल मिलाकर ये 2 संस्थाएं थी जिन्होंने देवनागरी लिपि के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया। उसके बाद देवनागरी लिपि ही, और उसमें क्या है, देवनागरी लिपि का विकास के बारे में पढ़ लेते हैं, इसका विकास कैसे हुआ। पहली चीज़, देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ कि भाषा श्रव्य होती है और जबकि लिपि दृश्य। तो यहाँ से ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि लिपि क्या है। लिपि दृश्य है। भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकलती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, देखो, उत्तरी और दक्षिणी। पहले हम दक्षिणी देख लेते हैं। दक्षिणी बहुत छोटी है। दक्षिणी में आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ लिपि और मलयालम। ग्रंथ लिपि यानी तमिल, ग्रंथ लिपि से ही तमिल और मलयालम दोनों बनी हैं। बात करें अब उत्तरी ब्राह्मी की, तो यहाँ से गुप्त, देखो इसके कितने रूप हो जाते हैं, गुप्त, सिद्धमात्र और कुटिल। तो कुटिल के 2 रूप होते हैं, नागरी और शारदा। अब नागरी में आपकी नागरी महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरी आप पढ़ेंगे आगे भी, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में देवनागरी और राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। और पूर्वी शाखा यानी पूर्व में बांग्ला, असमी और उड़िया। और शारदा में गुरुमुखी, कश्मीरी, लहदा और टाकरी। तो ये चीज़ मेन है, इनके बारे में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा, यानी जब मैं आपको क्षेत्र वाइज जो बोलियां हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा अगली वीडियो में। उसके बाद देवनागरी लिपि की विकास यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इसकी स्थापना होती है। तो उस समय जो एक भारतीय हिंदुस्तान, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन गिल क्राइस्ट। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फारसी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया था, जो फारसी भाषा के तत्व थे उन पर ही ज़्यादा जोर दिया। उसके उपरांत 1923 में विलियम प्राइस, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने थोड़ा देवनागरी लिपि की तरफ इनका झुकाव रहा, ठीक, तो इन्होंने थोड़ा अच्छा किया। फिर 1837 में पहली बार ऐसा हुआ जो अदालत संबंधी विज्ञप्ति होती हैं, तो अंग्रेज़ी कंपनी द्वारा अदालत में फ़ारसी के साथ साथ जो स्थानीय भाषाएं होती हैं, जो देसी भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को भी स्थान दिया गया। फिर उसके बाद 1968 में, 1968 आ जाइए, 1968 में जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, उनका एक संबंधित प्रतिवेदन था लिपि को लेकर, यानी फ़ारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि, बस ये ध्यान रखिएगा कि फ़ारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि। पहला प्रयास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था। देखो सब कुछ क्रमवाइज चल रहा है। 1874 में गौरी दत्त ने अपने संपादक में एक नागरी प्रकाश पत्र आरंभ किया, ठीक, देखो यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है। उसके बाद 1882 ये यहाँ से मेन हो जाता है। बाकी एक देवनागरी प्रचारक 1892 में एक पत्र आया, पत्रिकाएं थी, देवनागर थी, तो ये चीज़ मेन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देख लेते हैं। तो लगभग 1882 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन, यानी जो था ना कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, नागरी आंदोलन को एक शक्ति प्रदान की इन्होंने, ठीक है। जब एक शिक्षा आयोग था 1882 का, तो उसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1893, प्रताप नारायण मिश्र ने एक नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये नारा इनका बहुत फेमस हो जाता है। और 1893 में अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया कि भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न खड़ा किया। इसकी तीव्र प्रक्रिया हुई। अब प्रक्रिया होने के उपरांत हुआ क्या कि नागरी प्रचारणी सभा 1893, इसकी स्थापना कहाँ, स्थान था काशी, स्थापना नहीं, इसका स्थान था काशी। और इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास और रामनारायण मिश्र थे और शिव कुमार सिंह थे। तो वही था, इन्होंने नागरी प्रचार किया हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए। इसकी एक सभा काशी की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद मालवीय जी के नेतृत्व में 17 सदस्य प्रतिनिधि मंडल द्वारा क्या हुआ कि एक
मैकडॉनल्ड को याचिका को मेमोरियल देना था। यानी एक था वेस्टर्न प्रोविंशियल एक्ट था एक, जो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया था कि मालवीय जी ने उसका नेतृत्व किया और उसमें एक उन्होंने मेमोरियल उन्हें दिया। उनका एक प्रयास था ये कि अदालतों में नागरिक को प्रवेश मिल सके। ठीक है, ये मालवीय जी को, इसका श्रेय मालवीय जी को दिया जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके उपरांत बात करते हैं अब 1948 तक। सबसे पहले शारदा चरण मिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 1907 में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद का क्या हुआ, एक संस्था की स्थापना की। यानी देवनागर एक पत्र था जो 1907 में प्रकाशित हुआ था, तो उसका ही इन्होंने उपक्रम रचा। ठीक है, ये चीज़ आपको छोटी छोटी ध्यान में देनी है। और ये अखिल भारतीय लिपि के रूप में पहले देवनागरी लिपि के प्रचारक थे। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में भाषा लिपि संबंधी संस्तुति थे। यानी देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, ये नेहरू रिपोर्ट में था उस समय। फिर उसके बाद संविधान सभा में, यहाँ से देखिएगा कि संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक पारित हुआ और 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया। तब जाकर लिपि के मामले में इसको अंतिम रूप दिया और यह समाप्त हुआ। और घोषणा की गई आर्टिकल 343 फर्स्ट में कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार तुम कह सकते हैं लगभग 150 वर्षों में 1949 के इस लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र अधिकृत लिपि बन गई। इतना सब प्रयास के बाद ये हुआ। इससे अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती हैं, तो वो चीज़ महत्वपूर्ण है और आपके काम भी आएगी, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।